नॉलेज होना और किसी चीज का होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और एक्सपीरियंस हर बार आता है, एक्सपीरियंस से, लेकिन आर्ट का और नॉलेज का क्रिएट होना नहीं होता। पहले भी फल गिरता था, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स नाम का कोई फोर्स होता है, ये न्यूटन ने ढूंढा ना, आर्यभट्ट ने ढूंढा, पहले पता नहीं चला था। 2+2 4 ही होते थे, 2 पेड़ प्लस 2 पेड़ 4 पेड़ पहले भी हुआ करते थे, जंगल में जब हम घूमते थे। पता कब चला? जब हमने मैथमेटिक्स ढूंढा। चीजें हमेशा मौजूद होती है, लेकिन वो हमारे एक्सपीरियंस के दायरे में नहीं आती, क्योंकि हमारे सेंसेस लिमिटेड है। अभी हम दूर से देखते, वो आंखों से नहीं, दूरबीन से देखते। पृथ्वी के बाहर इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये तब पता नहीं चला था, धीरे धीरे पता चलने लगा जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप लगा दी वहां, जब कोपरनिकस ने टेलीस्कोप जैसा कुछ लगाया, ट्यूब बोलते थे उस जमाने, तो वो ट्यूब लगाई, तब जाके पता चला कि अरे चंद्र पे चांद पे जो धब्बे है वो धब्बे नहीं, गड्ढे। तो हमेशा इस गलत फहमी से दूर रहो कि आपको पता नहीं पता होता, कई चीजें पता आज भी नहीं है। अभी का रिसेंट जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो चढ़ रहा है हमारी जनरेशन का, और अभी आपके जनरेशन का कहना पड़ेगा, वो तो आप कह रहे हैं कि 90% कम से कम आपका जो कॉस्मॉस है, जो ब्रह्मांड है, वो 90% डार्क एनर्जी है जो दिखती ही नहीं। मतलब अगर ये जमीन खड़ी है, आप अगर इंसान मेरे सामने खड़े हो, तो आपका डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मुझे दिखता ही नहीं, मेरे माइक्रोस्कोप में आता नहीं वो। हम इंसान दिखते नहीं है खुद को। आप इमेजिन करो आप क्या सिचुएशन है हमारी, क्योंकि डार्क एनर्जी सब जगह पे है, तो आप में भी है, डार्क मैटर आप में भी है। तो कोई चीज आती है तो वो एक्सपीरियंस में भी होनी चाहिए आपके, और फिर नॉलेज में तब्दील होनी चाहिए, और फिर नॉलेज के बाद वो कला में आनी चाहिए। इसका फिनोमेना अभी मुझे पूछा गया था कि क्या पढ़ना चाहिए, एक पढ़ना चाहिए। सबसे पहले वेस्ट में ही इतनी क्रिएटिविटी क्यों बढ़ी? इंडिया में 8th सेंचुरी तक क्रिएटिविटी क्यों इतनी बढ़ी, बाद में बंद हो गई? और बाद में ऐसा क्या रिवोल्यूशन आ गया कि 12th सेंचुरी के बाद वेस्ट में क्रिएटिविटी आने लगे, और अभी जो कुछ नया आ रहा है वहां से हम कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करें। और हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको शर्म ही नहीं उस बात की, हमें कॉपी करने में मजा आ गया। लेकिन क्रिएटिविटी की शुरुआत वहां क्या पढ़ना चाहिए? फिलॉसफी। आर्ट के फील्ड में सबसे पहले ये तब्दील होता है पोएट्री, फिर तब्दील होता है पेंटिंग में, फिर तब्दील हो जाता है दोनों का कॉम्बिनेशन होकर नाटक में, और नाटक से आ जाता है फिल्म। वहां फिलोसोफर को बहुत इज्जत है, अपने यहां भी थी एक जमाने में, लेकिन आज फिलोसोफर का मजाक उड़ाते रहते हैं आप लोग, क्योंकि नया कुछ है ही नहीं आपके पास। आपके पुरखों का खा रहे हो आप। आज आप वेस्टर्न फिलोसोफर को देरीदा को भी जाके पूछोगे फ्रांस में कि भाई क्या पढ़ा रहा, बोलता गौतम बुद्ध पढ़ा मैंने, और कौन पढ़ा? तो नागार्जुन पढ़ा। वो ये 19th सेंचुरी में नहीं, मालूम नहीं हुआ क्या इंडिया में हुआ। ये आता कहां से है? वेस्ट के लोग आपके अभी कॉन्टेम्पररी लोगों का कुछ पढ़ते नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सो कॉल्ड कॉन्टेम्पररी वहां से उधार लेके काम करे। असली ताकत आपके पास क्या था वो बताने में नहीं होती, असली ताकत वर्तमान में आप क्या बना रहे हो उसमें होती। हवाई जहाज था तो बना के दिखाओ, उस संहिता है ना आपके पास,
मैंने पढ़ी है वो संहिता, विमान संहिता कहते हैं इसको। विमान उड़ते थे ना आपके यहाँ, तो बना के दिखाओ ना। ये गलत अप्रोच है, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा, ये नेशन को डुबाने वाला। नेशन बढ़ेगा तो नई साइंटिफिक डिस्कवरी, नई साइंटिफिक इन्वेंशन होने चाहिए। तो हमारे लिए आदर्श विमान संहिता नहीं, हमारे लिए आदर्श होने चाहिए जगदीश चंद्र बसु, हमारे लिए आदर्श होने चाहिए सीवी रामन, हमारे लिए आदर्श होने चाहिए चंद्रशेखर, हमारे लिए आदर्श होने चाहिए आइंस्टाइन के साथ जिन्होंने काम किया, और सत्येंद्रनाथ बोस, जिनका नाम अभी बोसान करके दिया गया है पार्टिकल। ये लोगों के बारे में हम बात ही नहीं करें तो आपका थिएटर तो उनका कॉपी कैट ही होने वाला है, क्योंकि आपका नॉलेज कॉपी कैट है। कॉपी और पेस्ट में हर किसी को मजा है। एक ही फील्ड है इंडिया का जहां कॉन्टेम्परेरीनेस चलता है, और बहुत सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि हमारे जो जो मोक्ष के लोग रहे उन लोगों ने हमेशा वेस्टर्न फिलोसॉफी को कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वहां के 1960 में जो स्ट्रक्चरलिस्ट मूवमेंट है, उनको आप पूछेंगे तो बोलेंगे जय कृष्णमूर्ति साहब में इंस्पायर्ड है। 1990 के बाद के जो वहां के आप साइकोलॉजिस्ट है, वो कहेंगे हमें ओशो फिलोसफी इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि सारे मोक्ष के लोग हमेशा अद्ययावत अपडेट रहते हैं, रादर मोक्ष उसी के कारण मिलता है। लेकिन इंडिया का हमेशा ये जो एनलाइटनमेंट मोक्ष का जो चक्कर चला है, हमेशा अपडेट होता है। ये भी एक ऐसा फील्ड है जहां इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब कंपेयर अगर आप 11th सेंचुरी से चलो शुरू कर दिए, 11th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी में आप अगर इंडियन पोइट्री पढ़ोगे तो हम इंग्लैंड से डेफिनेटली 101 टक्का बेटर है। वर्ड्सवर्थ और मिर्जा गालिब में कंपैरिजन करोगे तो मिर्जा गालिब 10 गुना बेटर। एक ऐसा फील्ड है, तो इसका कारण फिर से वही है, ऑलमोस्ट सारे पोएट इंडियन मोक्ष के साथ जुड़े हो। अरुण कोलटकर पढ़ो, क्योंकि अरुण कोलटकर की इज्जत मराठी लोगों ने नहीं की, लेकिन वॉशिंगटन में उसके नाम से म्यूजियम है। क्या हमारे प्रॉब्लम है? क्योंकि हम हमारे लोग नहीं पढ़ते, वो पढ़ते। लेकिन अरुण कोलटकर सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। चित्रे इंग्लिश में अवेलेबल है, जर्मनी में अवेलेबल है, तो वो भी पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, राजकमल पेपर का ऐसा निकाला है। चंद्रकांत देवताले पढ़ो, हिंदी में है। तो आप सत्यजीत रे और ऋत्विज घटक हवा से पैदा नहीं हुए। ऑस्कर पहले लाने वाली भानु हतैया हवा से पैदा नहीं हुई है, पहला ऑस्कर उसी ने लाया है, क्योंकि वो भानु हतैया पहले बेसिकली हुसैन और रजा उनके साथ पेंटिंग करती थी, फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में आ गई, और उसी ने पहला आपको ऑस्कर दिलाया। क्योंकि पेंटिंग से ज्यादा उसको मजा क्लॉथ, कपड़ा क्या करता है, उसने क्रिएटिविटी का पूरा रूप बदल लिया। तो आपको पेंटिंग के साथ भी आपका नाता होना चाहिए। और फिर ये पेंटिंग और पोएट्री इकट्ठा होके नाटक आता है। अब हम फिल्म में विजय तेंदुलकर के पास पहुंचे। अब अगर आप अभी की मिर्जापुर जैसी सीरीज देखोगे, वेब सीरीज, तो आपको पता चलेगा कि तो विजय तेंदुलकर का जैसा स्टाइल। गिदाड़े देखिए आपने, प्ले गिदाड़े, गीध। आपको गीत पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गीत है वो ऑलमोस्ट अभी सारे वेब सीरीज की थीम है। हर इंसान गीत बना हुआ है वेब सीरीज में। तो नाटक आता है, नाटक पढ़ने चाहिए। और फिर फिल्म, मॉडर्न थिएटर, मॉडर्न एक्टिंग, इनका सोर्स अगर हम मानते हैं कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस होता है एक सेल्फ, और दूसरा आर्ट। तो जितनी आर्ट्स पढ़ते जाओगे, जितने नॉवेल्स पढ़ते जाओगे, जितने ड्रामास आप पढ़ते जाओगे, पोइट्री पढ़ोगे, उतना आपका एक्सपीरियंस डेंस और इंटेंस हो जाएगा।
एक्सपीरियंस की मर्यादा लांग दो। खाली सेल्फ एक्सपीरियंस से खाली बनती नहीं बात। बाकी लोगों के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो तब्दील होते हैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफी बहुत फंक्शनल है, क्योंकि उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। आप अपने लाइफ से सीखो और फिर बाकी लोगों के लाइफ से सीखो। नॉवेल क्या है, नाटक क्या है और फिल्म भी क्या है, आखिर में ये सारे एक्सपीरियंस है। किरदार एग्जिस्टेंशियलिज्म के गॉड को देखने के दो तरीके हैं। एक किरकेगार्ड है, गॉड इलॉजिकल, और एक तो सीधा बोल रहे कि डेड है, प्रेग्नेंसी से। इससे एक्टर लोगों को सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया, पुराने जमाने में एक्टर को कंपल्सरी बिलीवर होना जरूरी था, अब वो जरूरत नहीं रही। एक्टर नास्तिक भी हो सकता है, आप फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 1800 और 17वीं सेंचुरी में पैदा हो जाते तो आपको पहले यही बताना पड़ता कि आपका गॉड कौन सा है। शिव को बिलीव करते हो, विष्णु को बिलीव करते हो, कि राम को करते, कृष्ण को करते, कि पार्वती। आप आपको ये सब कहना नहीं पड़ता, क्योंकि ये निश्चय ने ऐलान कर दिया गॉड इज डेड। इसलिए मॉडर्न आर्टिस्ट गॉड से आजाद हो गए। या फिर वो गॉड को फॉलो कर रहा है तो फेथ से नहीं, वो अपने अंदर की आवाज फॉलो कर रहा है गॉड को लेकर। We Groom Actors.